खुफिया एजेंसियों ने बड़ा इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा की मदद से 2 लॉन्च पैड तैयार किए गए। कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता 15 दिनों में ये लॉन्च पैड तैयार किए गए। सुलहन इलाके में ये लॉन्च पैड पहली बार नजर आए। पहले लॉन्च पैड्स में 15 दहशतगर्द मौजूद है, जबकि दूसरे लॉन्च पैड में 30 दहशतगर्द मौजूद है। इन दहशतगर्दों का मकसद दरअंदाजी करना है। INX मीडिया केस में अब पी चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। साबिक मरकजी वजीर खजाना सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत की अर्जी दाखिल कर सकते हैं। अर्जी में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने चिदंबरम की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसकी वजह से गुज़िश्ता कई रोज से पी चिदंबरम तिहाड़ जेल में है। भीमा कोरेगांव मामले में मुलजिम गौतम नौलखा को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने गौतम की अर्जी पर समाअत से इनकार कर दिया है। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने समाअत से इनकार कर दिया और मामले को CJI के पास भेज दिया गया है। SC/ST एक्ट मामले में मरकजी हुकूमत को राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने साफ किया है कि मामले में कुछ नुकात पर फैसला दिया जाएगा। इस ताल्लुक से अर्जी गुजार पृथ्वीराज चौहान ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। एक्ट में सरकार ने जो संशोधन किया था, उस संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक राहत का संकेत दिया है। हमारे साथ पृथ्वीराज चौहान हैं जो इस मामले में याचिकाकर्ता हैं। पृथ्वी, सीधी भाषा में क्या समझा जाए कि अगर SC/ST एक्ट को लेकर नए संशोधन के मुताबिक अगर कोई अब मुकदमा दर्ज करता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ये तय करेगा कि वो अंतरिम जमानत ले सकता है या नहीं ले सकता है? देखिए, 20 मार्च के जजमेंट के बाद कुछ प्रोविजंस को डाइल्यूट कर दिया था, जिसके अगेंस्ट में सरकार ने 18A नया सेक्शन जोड़ा था, जिसमें बोल दिया था 18A1 में कि कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होगी, कंप्लीट बार रहेगा। और 18A2 में बोला था कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी। इन दोनों बिंदुओं को आज कोर्ट ने बोला है कि हम इसे क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये जो है मतलब कंप्लीट बैन होगा, इंक्वायरी नहीं की जाएगी, ये ललिता कुमारी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाए। और ललिता कुमारी में बिल्कुल स्पष्ट बोला है कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी। यानी कि अगर कोई भी मुकदमा दर्ज किया जाता है तो पहले उसकी जांच की जाएगी कि क्या वो मुकदमा सही है, क्या वो शिकायत सही है, उसके बाद उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, ऐसा माना? बिल्कुल, ललिता कुमारी का 120 क्लॉज बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी, उसके बाद अरेस्ट होगा। और रही बात एंटीसिपेटरी बेल की, कोर्ट ने आज बिल्कुल स्पष्ट कहा कि गुरुबख्श सिंह का जो जजमेंट है या 1980s 90s से हम लगातार जितने भी जजमेंट दे रहे हैं, एंटीसिपेटरी बेल हर किसी का राइट है। अगर केस प्राइमा फेसाई मेड आउट नहीं होता है तो एंटीसिपेटरी बेल उसे मिलनी चाहिए। तो फिलहाल फैसला सुरक्षित कर लिया गया है? फिलहाल फैसला सुरक्षित कर लिया गया है, लेकिन कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि एंटीसिपेटरी बेल का इसमें प्रोविजन रहने वाला है। तो फिलहाल केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी राहत मानी जा सकती है आने वाले दिनों में। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है हम उसको टच नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रोविजन है उस प्रोविजन को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में क्या फैसला देता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को राहत देने की संकेत जरूर दे दिया है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। रामलला विराजमान के वकील वैद्यनाथन का कहना है कि महकमे आसार कदीमा की रिपोर्ट की बुनियाद पर यह साफ है कि यही वो जगह है जहां राम पैदा हुए, क्योंकि ये किसी और धर्म से मंसूब नहीं है। जिस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आप कैसे इसे राम की जन्मभूमि से जोड़ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। वैद्यनाथन ने मजीद दलीलें दी कि खुदाई के दौरान कमल की बनावट वाली शय, चरख की अलामत और परनाले की मौजूदगी से ये बात वाज़ेह होती है कि ये बनावट मंदिर की थी, क्योंकि शुमाली हिंद के मंदिरों की ये खसूसियात है। रामलला विराजमान के वकील वैद्यनाथन ने वेदों और उपनिषदों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की ये आस्था आज की नहीं है, जिस पर राजीव धवन ने मुदाखलत करते हुए कहा कि उन्होंने वेदों और उपनिषदों को चैलेंज नहीं किया। जहां तक कुरान का मामला है उस पर सवाल नहीं है। जो भी तहरीरी मवाद है वो अदालत के सामने है। दलीलें पेश करते हुए वैद्यनाथन ने कहा कि मस्जिद के मरकजी गुंबद के नीचे राम का जन्म हुआ था, इस पर लोगों की आस्था है।
महकमा मौसमियात ने बिहार में दोबारा जबरदस्त बारिश का अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि बिहार के कई अजला में जबरदस्त बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने पटना, बेगूसराय, खगड़िया, वैशाली और समस्तीपुर में जबरदस्त बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मशरक़ी बिहार की जानिब तेजी से बादल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मजीद बारिश का खदशा बरकरार है। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने पटना में बारिश के भरे हुए पानी के ताल्लुक से बातचीत की। उन्होंने हमारे नुमाइंदे विनीत कुमार से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वहां राहत रसानी का काम जारी है और अब वहां दवाइयां वगैरह भी तकसीम की जा रही है ताकि बीमारियों पर भी काबू पाया जा सके। शंकर प्रसाद, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से पटना में और सहित बिहार के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है, सरकार के प्रयासों के बारे में सर में बताइएगा। मैं 4 दिन से स्वयं अपने क्षेत्र पटना में था। बहुत पानी आ गया राजेंद्र नगर में, बाकी इलाकों में। अब काफ़ी इलाकों में पानी कम हुआ है और तेज गति से कोल इंडिया का पंप आया है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री गिलाई गई। मैं स्वयं विस्तार से घूमता रहा हूँ। जो पंप खराब पड़े थे अब ठीक हो रहे हैं। तो जितना काम हुआ है और तेज गति से करने की आवश्यकता है, जिसमें पूरा प्रशासन लगा हुआ है, प्रदेश सरकार, भारत सरकार, जिला प्रशासन। मेरी चिंता इस बात की बहुत है कि वहाँ ब्लीचिंग पाउडर बटे, दवाइयाँ बटे, तो ये सब में लोग लगे हुए हैं। हाँ सर, पानी के निकलने के बाद एक समस्या आएगी, स्वास्थ्य की समस्या आएगी, महामारी की समस्या आएगी। उसके लिए सर सरकार क्या प्रयास कर रही है? बिल्कुल, इसलिए कल ही बैठक हुई है और जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का सहयोग, हम लोग सब लोग लगे हुए हैं। स्थानीय सांसद के रूप में मैं पटना में स्वयं मॉनिटर कर रहा हूँ कि किसी को भी पानी कम होने के कारण कोई स्वास्थ्य की परेशानी नहीं हो। अधिक से अधिक दवा बांटी जाए, ब्लीचिंग पाउडर, फॉगिंग। कल स्वयं मैं कंकड़बाग, हनुमान नगर के इलाकों में घुटने भर पानी में घूम करके देखने गया कि कहाँ कहाँ पंप चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। ठीक, बहुत धन्यवाद। कैंपसन में चंद्रदेव के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। आंध्र प्रदेश के कई अजला में आइंदा 3 दिनों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक नीलू, चित्तौड़ और कड़पा में भारी बारिश हो सकती है, जबकि कर्नूल, अनंतपुर, प्रकाशम, गुंटूर, मशरक़ी और मगरबी गोदावरी और विशाखापट्टनम में हल्की से औसत बारिश हो सकती है। आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार ने हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद से गुफ्तगू की और बताया कि उन्होंने वंदे भारत ट्रेन में हिफाजती इंतजामात के लिए क्या इक़दाम किए हैं। उन्होंने बताया कि वंदे भारत ट्रेन में सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। सुरक्षा की जिम्मेवारी आरपीएफ के कंधे पे होती है, लेकिन आरपीएफ किस तरह से मुस्तैद है, आइए इस मामले पर जानते हैं। आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार हमारे साथ में हैं। सर, जिस तरह से रेलवे सुरक्षा की अगर बात की जाए तो तमाम जो आधुनिक ट्रेन जो स्टार्ट हो रही हैं उसकी सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं? देखिए, जो आपने पिछले बार देखा होगा कि वंदे भारत की जो पहली ट्रेन है वो दिल्ली से बनारस के लिए चली थी और उसको चलाने में जो हमें कुछ फीडबैक मिला या जो हमारी समस्याएं आई, जैसे कई जगह जो है वो स्टोन पेल्टिंग जो है वो उस वंदे भारत में हुई, कुछ जगह जो है एक्सीडेंट्स हुए, तो इन सब के फीडबैक से जो है वो हम लोगों ने इसमें मॉडिफिकेशन किया है। और जहाँ जहाँ भी हमें ये लग रहा है कि जहाँ पे इस रूट में, यहाँ से कटरा रूट का जो है सर्वे करने के बाद कि जहाँ से हमें कुछ समस्याएं आ सकती हैं, वहाँ पे जो है वो एक तो पहले से हमारी जो आरपीएफ है वहाँ जाके उन्होंने कम्युनिटी से बात करके उनको समझाने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा पहले हम लोगों ने एक अभियान चलाया था कि उन कॉलोनियों में हम खिलौने बांटते थे बच्चों को, ताकि बच्चे जो है वो स्टोन पेल्टिंग ना करें। तो वो सारी कार्रवाई करने के बाद सुरक्षा कर्मियों को भी जो है मैंने अभी डिप्लॉय किया है और यहाँ से कटरा के रूट में हमारी 3 डिवीज़न आती हैं, दिल्ली, अम्बाला और फिरोजपुर। इन तीनों डिवीज़न में जो है सिक्योरिटी हम लोगों ने जो है वो बढ़ाई है और जो प्रॉपर ट्रेन है उसकी एस्कॉर्टिंग अभी तो कोरस भी कर रही है, उस सब की जो है वो विशेष व्यवस्था एस्कॉर्टिंग की जो है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये जितनी भी आधुनिक ट्रेनें हमारी बन रही हैं उन सब में जो है हमारा सीसीटीवी कैमरा है, तो उस सीसीटीवी कैमरा के फीड से जो है यहाँ की सिक्योरिटी और भी जो है वो मॉडर्न हो पाएगी और हम उसको एनालाइज कर पाएंगे। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आरपीएफ डीजी अरुण कुमार से हमारे साथ में थे और इन्होंने कहा कि ट्रेन के अंदर की बात हो या ट्रेन के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था वो काफ़ी मजबूत कंधों पे है और निश्चित तौर पे तमाम सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतरीन व्यवस्था की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिस्ट के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
रेलवे के वजीर मामलिकत सुरेश अंगदी ने भी वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी का ये मुल्क के अवाम के लिए बड़ा तोहफा है। अब ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है और सर से बात करना चाहेंगे। सर, किस तरह से बाकायदा जो तमाम आधुनिक सुविधाओं के साथ में ये ट्रेन अब माता रानी के दर्शन के लिए आप जा रहे हैं? आज माता वैष्णवी देवी के आशीर्वाद से और पूरा देश में 130 करोड़ लोग, जो प्रधानमंत्री का स्वप्न था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, वो स्वप्न साकार भी हो गया। आज देवी का आशीर्वाद लेने के लिए ये ट्रेन नवरात्रि में छोड़ रहे। नवरात्रि में ये ट्रेन सभी लोगों को ऑन टाइम विथ ऑल फैसिलिटीज जाने के लिए सुविधा की। काफ़ी आधुनिक सुविधाएं, हालांकि वाराणसी पहले स्टार्ट हुई थी, अब ये ट्रेन जो है तो आने वाले दिनों में यात्रियों के लिए कितनी बड़ी सौगात मानी जाएगी? मैं खासकर नवरात्र में मैं लास्ट वीक में ही वाराणसी गया था यही ट्रेन में। मैं इसमें और चेंजेस होना चाहिए बोला था, वो पूरा चेंजेस हमारा इंजीनियर से इसमें लेके आया है। मैं बहुत खुश हो गया। आई कैन कांग्रेचुलेट ऑल माय इंजीनियर्स फॉर द चेंजेस दे हैव मेड इन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अभी आप लोगों को भी मालूम है, आप भी देख रहे हैं, और मैं विनती करता हूँ हमारे लोगों को क्लीन एंड नीट रखने के लिए विनती करता हूँ। हालांकि आम यात्रियों के लिए 5 तारीख से ये सुविधा उपलब्ध होगी। तो निश्चित तौर पे जैसा कि केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने कहा कि नवरात्र के अवसर पर एक उन तमाम भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा एक खुशी है जो माता वैष्णो देवी का दर्शन करना चाहते हैं। और हालांकि इस मामले पर केंद्रीय रेल मंत्री ने साफ तौर पे यहाँ पर आम यात्रियों के लिए भी एक शुभकामनाएं दी और जय माता दी का नाम करते हुए वो ट्रेन में प्रवेश कर चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक विस्ट के साथ शंकर आनंद, नई दिल्ली। श्रीनगर के अक्सर इलाकों में दफा 144 आज भी नाफिज है। श्रीनगर आज भी कई इलाकों में सुबह के औकात में दुकानें खुली रही, मगर पिछले 2 दिनों के मुकाबले दुकानें कम खुली। वहीं श्रीनगर के अहम मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती बरकरार है ताकि किसी भी हालात से वक्त रहते कार्रवाई अमल में लाई जा सके। सड़कों पर ट्रैफिक की नक्लो हमले देखी जा सकती है, हालांकि अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। वादी कश्मीर में लगभग 2 माह से जारी नामसाइद हालात के दौरान जिंदगी का हर शोबा मुतासिर हुआ है। इसका असर यहां निजी इंडस्ट्रीज पर भी पड़ गया है। इंडस्ट्रियल एस्टेट खनमुआ में फैक्ट्री मालिकान का कहना है कि उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। पेश सईद मंजूर की रिपोर्ट। दफा 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर में जारी हालात से मुख्तलिफ शोबे हयात काफी मुतासिर हुए हैं। यहाँ की सनतों पर भी इसके काफी मनफी असरात मुरतब हुए हैं। खनमुआ श्रीनगर में इंडस्ट्रियल एस्टेट में 200 के करीब फैक्ट्रियों पर ताला लगा हुआ है। फैक्ट्रियों में काम कर रहे हजारों मजदूर और दीगर मुलाजिम बेरोजगार हो गए हैं। कर रहे थे, बाहर के लोग भी काम कर रहे थे, हमारे साथ 20-25 लोग काम कर रहे थे, वो भी निकल गए, सबों को निकाल दिया। तो यहाँ बहुत बेरोजगारी हो गई। 2 महीने से बहुत परेशानी हो रही है, ना घर जा सकते ना कोई मोमेंट है सर। तो अब घर वालों में कोई बीमार होता है ना ही लाना पड़ता है, उनके लिए माँ बीमार है, राब्ता भी नहीं होता। फैक्ट्री मालिकान का कहना है कि 370 की मनसूखी से पहले ही सरकार ने यहाँ काम कर रहे बैरून रियासत के लोगों को बाहर निकाल लिया था। इससे फैक्ट्रियों में 40,000 के करीब काम कर रहे बैरून रियासत के मुलाजिमों को भी निकलना पड़ा और फैक्ट्रियों का कामकाज ठप पड़ गया। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल एस्टेट खनमुआ में रोजाना 3 करोड़ रुपए का नुकसान भी हो रहा है और मवासलाती निजाम ठप रहने की वजह से फैक्ट्री मालिकान को मजीद दिक्कतें पेश आ रही हैं। पर डे हमारा 3 करोड़ का लॉस है यहाँ पर, और अगर हम 50 दिन का देखें तो 150 करोड़ का लॉस हो चुका है। और ये भी टेंटेटिव लॉस है जो अभी हमने पूरा कैलकुलेट नहीं किया है। उसके बाद अगर हम कैरेजेस का लॉस इसमें ऐड करें, सीमेंट फैक्ट्रीज का लॉस करें, तो ये तो बहुत ही बड़ा लॉस है। लेकिन इस लॉस को ना ही कोई एसेस करने के लिए आया, ना ही कोई यहाँ पर देखने के लिए आया हालत क्या है। गवर्नमेंट ने एकदम से ऐलान कर दिया कि जितने भी आउटसाइडर्स हैं वो यहाँ से जाएं। हमारे पास यहाँ पर 30% ऑफ द एम्प्लॉयज जो हैं वो बाहर से होते हैं, जिनकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट यहाँ पर 40 से 50 हज़ार है पूरे एस्टेट में। अगर हम देखें वो एकदम से विदिन 2 और 3 डेज यहाँ से 40,000 बंदा निकल गया। जो यहाँ का अपना हमारा 1 लाख एम्प्लॉय है लोकल,
जो फ्रॉम J&K बिलोंग करता है, उस पर भी इतना इफेक्ट आया। जो ही फैक्ट्री सारी बंद हो गई, वो सारे बेरोजगार हो गए। सबसे बड़ा ये जोल्ट तो हमें ये आया है कि आज तक की हिस्ट्री में कश्मीर में ऐसा कभी ब्लॉकेड हुआ ही नहीं जब पूरा कम्युनिकेशन ही ब्लॉक हो। इंडस्ट्रियल एस्टेट एसोसिएशन के सदर जुबैर अहमद का कहना है कि अक्सर फैक्ट्री मालिकान ने बैंकों से कर्जे हासिल किए हैं और अब वो अपनी किस्तें तक अदा करने से कासिर हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो वो सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हालत हो गई कि बैंक का NPA ज़्यादा हो रहा है और हमारा जो काम है वो तो ठप ही बंद है। एम्प्लॉयमेंट का भी हमारी सैलरी चढ़ती है दिन ब दिन। 2 महीने हो गए, 2 महीने हमें देने हैं और बैंकों का इंटरेस्ट भी लायबिलिटी हम पे आ रही है। तो ये वजूहत है कि गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया, तो ये स्टेप उठा के हमारी हालात ऐसी हो गई कि इकोनॉमिकल क्रैश हम पे आ चुका है। हम अब ये नहीं पता कि ये हालात कब सुधरेंगे और हमारे यूनिट्स कब फंक्शनल हो जाएंगे। गवर्नमेंट से आप ये अपील करते हैं कि अगर उनको लगता है कि हमें इंडस्ट्रीज को रिवाइव करना है तो उनको हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर सोचना पड़ेगा। मैदान पे इस टाइम खड़े हैं कि ना हम पीछे जा सकते हैं और ना हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है एक ही सिचुएशन है कि हमें सड़क पे आना पड़ेगा। फैक्ट्री मालिकान ने मुतालबा किया कि इंडस्ट्रियल एस्टेट का दौरा करके नुकसान का तखमीना लगाया जाए और मालिकान को जल्द से जल्द इसका मुआवजा फराहम किया जाए ताकि ये शोबा दोबारा काम शुरू कर सके। न्यूज़ 18 के लिए सैयद मंजूर की रिपोर्ट। आर्मी के लाइट इन्फेंट्री जैकलाई की जानिब से जम्मू और कश्मीर के लिए 2780 असामियों के लिए 2 रोजा भर्ती मुहिम का आगाज हो गया है। भर्ती मुहिम आज यानी 3 अक्टूबर शुरू हुई और कल 4 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस हवाले से श्रीनगर के आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस में भर्ती रैली का इनेकाद किया गया। श्रीनगर जैकलाई के कमांडेंट SL शर्मा भर्ती मुहिम की निगरानी कर रहे हैं। खासी तादाद में नौजवान भर्ती मुहिम में शामिल हुए। The UHQ quota rally at Jacklai RC is scheduled on 3rd and 4th of October, that is today and tomorrow. This rally is part of the overall process to select 2780 recruits for the Jacklai regiment. The 2780 recruits would be selected by ARO Jammu, ARO Srinagar and the Jacklai Regimental Center. By now, approximately 2000 candidates have already reported to our center. You see, in Jacklai we have got soldiers from the state of Jammu and Kashmir, and the troop composition is 50% Muslims, 50% non-Muslims, and so this vacancy is for the state of J&K, and usually 1/3, you can take it as a broad parameter, 1/3 पर्सनल वुड बी फ्रॉम कश्मीर। बहुत अच्छा लगा सर, मुझे आने का बचपन से शौक रखता हूँ। अभी मैं 12th में पढ़ता हूँ, आगे और मतलब पढ़ाई जारी रखनी है मुझे, तो आगे और भी कुछ करना है आर्मी के बाद भी, और मेरी प्लानिंग भी है। मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी सर। तो आज आप पास हुए? जी सर। सर आज तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट चली है जैकलाई की, जो बहुत ही अच्छी फौज है। आई थिंक बेटर इन इंडिया जैकलाई, तो इसी की आज रिक्रूटमेंट चल रही है यहाँ पर। हम भी आए हैं यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए, और माशाल्लाह हमारी जो रेस है वो हमने कर ली, और ये जिगजैग लॉन्ग जंप वो हमने पास कर लिया। अब बाकी चिनाब से वगैरह वगैरह इंशाल्लाह वो भी करेंगे। तो क्या सोच के आप आर्मी में आए? सर ये देश की रक्षा। हाँ सर, अभी जो ये स्टेज है ना, ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है। हालात बहुत ख़राब है जम्मू कश्मीर में, इसीलिए हम चाहते हैं कि देश सेफ रहे। वो लोग हैं जो बाकियों की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं, बाकियों की सुरक्षा के बारे में। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। लंदन हाई कोर्ट ने 70 साल पुराने एक मुकदमे का फैसला हिंदुस्तान के हक में किया है। अदालत ने निजाम हैदराबाद के 35 मिलियन पाउंड की दावेदारी को हिंदुस्तान के हक में दिया है। ये रकम लंदन के एक बैंक में जमा है। इस रकम पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और निजाम हैदराबाद की फैमिली दावेदार थे। बताया जा रहा है कि 1948 में निजाम दक्कन ने ये रकम लंदन के एक बैंक में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के अकाउंट में मुंतकिल की थी। रकम जमा करने के एक हफ्ते बाद हैदराबाद का इंडियन यूनियन में इंजमाम किया गया। इस मुकदमे के 120 दावेदार हैं।
लंदन हाई कोर्ट के फैसले से निजाम मीर उस्मान अली खान के वारिसीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। केस में फरीक रहे नवाब मीर नजफ अली खान से खुसूसी बातचीत की हमारे हैदराबाद नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने। अब देखिए बातचीत, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। 70 साल की जिद्दोजहद के बाद आखिरकार हिंदुस्तान ने नवाब मीर उस्मान अली खान के जो फंड्स थे इंग्लैंड की बैंक में, उसका केस जीता है। इस सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं निज़ाम मीर उस्मान अली खान के वारिसीन में से एक जनाब नवाब मीर नजफ अली खान साहब। आइए बात करते हैं उनके लिए ये लम्हात कितने अहम हैं। सर, केस का फैसला आ चुका है, ये किस तरह का फैसला है, थोड़ा हमें ब्रीफिंगली बताएं। देखिए, जो भी फैसला आया है हम उसका अल्लाह ताला से शुक्र अदा करते हैं, और ये काफ़ी मेरी मेहनत थी 2004 से, और 2004 से जब मैं इंग्लैंड गया था, उसके बाद फिर 2008 में मैं रिप्रेजेंटेशन दिया था पाकिस्तान हाई कमिश्नर को, और मैं प्रेसिडेंट से मिला था, सॉरी प्राइम मिनिस्टर से मिला था, फॉरेन सेक्रेटरी से मिला था, फॉरेन मिनिस्टर से मिला था, और उनसे यही मेरी दरख्वास्त थी कि इसको आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लिया जाए, मगर वो बात वहाँ नहीं बनी। और 2013 में पाकिस्तान अपने जो भी था उनका क्लेम, उन्होंने कोर्ट को गया था, उसके बाद हमने भी पार्टी बनी उसमें। जी सर, ये जो केस था आप लोगों ने हुकूमत हिंद के साथ मिलकर लड़ा था, तो ये क्या जीत कितनी बड़ी है, क्या समझते हैं आप? देखिए, मेरे लिए जीत तो इतनी बड़ी है, पहली बात तो मैं इंडियन हूँ, अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला मेरे को यहाँ इस सरजमीन पर पैदा करा है और मेरे साथ पुश इस सरजमीन पे है, और मैं खुशी इस बात की है कि मैं इंडिया के साथ हूँ ये जजमेंट में। सर, ये कहा जा रहा है कि जो निज़ाम के वारिसीन हैं उसमें भी जो है कई फरीक़ैन हैं, तो कितने लोग हैं इनमें कुल मिला के, ये बताएं। देखिए, ये मतरूका के शक्ल में है ये चीज़, जो भी क्लेम करे हैं वहाँ उनका इसमें इंटरेस्ट रहेगा, और जो नहीं करे हैं वो खुद अपना क्लेम करना चाहिए। सर, ये जो अभी जो केस हुआ है, ये जो फैसला आया है, ये कौन सी अदालत में आया है? क्या ये हाई कोर्ट थी या सुप्रीम कोर्ट थी? ये लंदन हाई कोर्ट में आया सर, ये लंदन हाई कोर्ट में आया है, और हम जस्टिस मार्कस स्मिथ का शुक्र अदा करते हैं दिलो दिल से कि एक बोल्ड जजमेंट था ये। तो आप क्या समझते हैं इसके बाद पाकिस्तान की क्या कोशिश रहेगी, क्या कुछ अंदाज़ा है आपको? देखिए सर, पाकिस्तान की जो भी कोशिश है वो तो आने वाले दिन में बताएगा, उनके पास 4 हफ्तों का टाइम है। अब उनका क्या लाइन ऑफ एक्शन रहता है, आप उनसे ही बात करिए इस ताल्लुक से। बेहद शुक्रिया साहब, बहुत बहुत मुबारक। नाजरीन, बात कर रहे थे मीर नजफ अली खान साहब से, जो बहुत खुश हैं, निज़ाम के वारिसीन में से एक हैं। हिंदुस्तान ने केस जीता है पाकिस्तान के खिलाफ। 1 मिलियन पाउंड की रकम थी जो बढ़ते हुए तकरीबन 35 मिलियन पाउंड हो चुकी है। हिंदुस्तान ने केस जीता है, बहुत खुश हैं निज़ाम के वारिसीन।